नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की बेहतरीन तैयारी के क्रम में आज हम लोग सामान्य विज्ञान का पहला चैप्टर प्रारंभिक भौतिक विज्ञान कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियां। माप तौल के विभिन्न मात्रक कौन से हैं? अब देखते हैं इसको। तो लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। उष्मा गतिक ताप का मात्रक केल्विन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है, जबकि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। ठीक है। उत्क्षेप, बल और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? क्या मात्रक होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो वर्ग मीटर होता है। आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। चाल या गति का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे चलें। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विद्युत आवेग कूलाम। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्राम। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। झटका यानी जर्क का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड घन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। रेडियोधर्मिता का मात्रक बेकुरल। आपेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो यह डेसिबल में मापी जाती है, यानी ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। वेग मीटर पर सेकेंड। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। गुप्त ऊष्मा जूल पर केजी। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष या पारसेक। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष या पारसेक में मापी जाती है। गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समुद्री गहराई फैदम। पराध्वनि गतिक मैक संख्या से मापी जाती है। किससे? मैक संख्या से। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है?
तो जूल होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। अब मापक उपकरण तथा उपयोग। ठीक है। अर्गोमीटर किसके लिए नापा जाता है, अर्गोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है, तो अर्गोमीटर का प्रयोग यह किए गए कार्य को मापन हेतु। ठीक है। साइनोमीटर आकाश या समुद्र के नीले रंग की तीव्रता मापने हेतु। ड्यूरोमीटर प्लास्टिक और रबड़ की कठोरता मापने हेतु होता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु होता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, तो स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ यह सूर्य की फोटोग्राफी हेतु प्रयुक्त उपकरण होता है। और ब्यूफर्ट स्केल यह हवा की गति मापने हेतु होता है। कौन सा, ब्यूफर्ट स्केल। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या होता है, विभवांतर मापने के लिए होता है। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। ठीक है। रोटामीटर बंद नली में द्रव के प्रवाह की दर मापने के काम आता है, रोटामीटर। ठीक है। पिटाट ट्यूब द्रव प्रवाह की दर मापने के काम आता है, पिटाट ट्यूब। ठीक है। आगे चलें। हाइग्रोमीटर किस लिए नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर यह द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के काम आता है। सोनार पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में। ठीक है। स्कूबा गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्क्यूबा क्या होता है, तो यह गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए होता है, लैक्टोमीटर। ठीक है। थर्मामीटर किस लिए होता है, तो थर्मामीटर ताप मापने हेतु होता है। एक्सलेरोमीटर यह त्वरण मापने के लिए उपयोग होता है। ओम मीटर विद्युत परिपथ में प्रतिरोध मापने हेतु। कार्डियोग्राफ मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित करने हेतु। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके बड़े रूप में देखने के लिए होता है। सेक्सटेंट ऊंचाई मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है। आगे चलें। ऑसिलोग्राफ यह विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपनों का ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण होता है। केस्कोग्राफ क्या होता है, तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला उपकरण होता है। इंडोस्कोप यह मानव शरीर के आंतरिक भागों को देखने वाला उपकरण होता है, इंडोस्कोप। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बने हैं उनको देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। अब यदि देखिए इसका फार्मूला क्या है, तो F-32 इंटू 5/9, यदि 200 -32 और ब्रैकेट में करके 5/9 करके 168 बचेगा, इनको माइनस करने के बाद इंटू 5/9। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 93.3 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। ठीक है। आगे चलें। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है। किसकी, दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, क्या होती है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 × 461 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। यानी एक बैरल किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। ठीक है।
चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब तब क्या होगा? तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, इसका चंद्रमा की सतह से एक चट्टान यदि पृथ्वी पर ले आया जाए तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, सदिश सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। ठीक है, माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त होता है। तो माप की वह इकाई कौन सी है जिसमें 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त होता है? तो ये सेंटीमीटर। कौन सी? अगर सेंटीमीटर आपका 1 सेंटीमीटर है, इसमें 0.39 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में हो जाएगा? ये इंच में हो जाएगा। किसमें? इंच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? तो ये ऊर्जा की इकाई होती है। आगे चलें। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो मापी जाती है। तो मेगावाट किसको मापी जाती है? मेगावाट से क्या मापी जाती है? तो विद्युत उत्पादन को मापा जाता है मेगावाट में। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होती है। तो 100 नॉट की गति कितनी होती है? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। वायु की गति किससे नापी जाती है? तो एनीमोमीटर से नापी जाती है। वायु की गति किससे नापी जाती है? तो एनीमोमीटर से। वेक्टर किसका परिणाम है? वेक्टर किसका परिणाम है? तो यह बल का परिणाम है। किसका? बल का। आगे चलें, आगे देख लेते हैं विभिन्न मापक यंत्र। अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनो सेकेंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं। तो किसके द्वारा नापे जाते हैं? नैनो सेकेंड से भी कम। या अति सूक्ष्म समय अंतराल किससे नापे जाते हैं? तो ये परमाणु घड़ी द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु घड़ी के द्वारा। ठीक है, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम यथार्थतः किससे नापे जाते हैं? तो यह परमाणु घड़ी द्वारा नापे जाते हैं। पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर किसको कहा जाता है? तो रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर को कहा जाता है। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में क्या लाया जा सकता है? तो ये पायरोमीटर लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? तो पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो यह नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यह द्रव क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। किसका? द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, यानी स्टेथोस्कोप यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो यह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण पर काम करता है। किस पर? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ठीक है, आगे चलें। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर मापने के काम में आता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। क्या है? उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, आगे चलें। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लक्स मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्स मीटर। आमतौर पर समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह क्या मापता है? तो यह मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति मापता है। क्या मापता है? तो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति मापता है पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन है। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं। तो कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं सोनोग्राफी में? तो पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। कपड़ा धोने की मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो कौन सा कार्यकारी सिद्धांत है इसका? तो अपकेंद्रीकरण। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। तो यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो उसका आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। ठीक है। एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका आभासी भार कितना होगा? तो जल में इसका भार 0 होगा। कितना होगा? तो 0 होगा। ठीक है, आगे चलें। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे चलें। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, तो इसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो इसका आयतन नहीं बदलेगा। क्या होगा? इसका आयतन नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करेगा? तो उच्चतम ताप यह ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करेगा। ठीक है, आगे चलें। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। यानी हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो किस लिए निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट किस पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। क्या परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार क्या है? 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या है? वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल
उसका चौथा भाग होगा। ठीक है, यदि सूर्य और पृथ्वी की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 केजी किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो अंतरिक्ष में उसका भार कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि उसका भार पृथ्वी पर 10 केजी है तो अंतरिक्ष में उसका भार 0 होगा। मानव शरीर का भार अधिकतम कहां होता है, तो ध्रुवों पर होता है। कहां होता है, तो ध्रुवों पर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है, तो यह तूफान क्या इंगित करता है, तो तूफान इंगित करता है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, यदि व्यक्ति किनारे की तरफ जाएगा तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो भी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है तो यह आगे गतिवर्धक के साथ चल रही है। कहां चल रही है, तो आगे गतिवर्धक। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, तो स्थिरता का जड़त्व है। इसका कारण क्या है, तो स्थिरता का जड़त्व। आगे चलें। वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी, गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है, तो कितना सतह से ऊपर होता है, तो 1/9 भाग। यदि समुद्र में कोई आइस का टुकड़ा, बड़ा सा आइस वर्ग अगर तैर रहा है उसके समुद्र की सतह पर, तो उसका भाग 1/9 भाग ऊपर होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। आगे। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु भार 0 हो जाता है। भार क्या होता है, 0 हो जाता है, और द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा किस लिए करता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण करता है। किस कारण से करता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, आगे चलें। स्थूल पदार्थों के गुण, स्थूल पदार्थों के गुण देख लेते हैं इसमें। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है, जबकि द्रव्यमान क्या रहता है, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है। अर्धचालक क्या है, तो अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, ये अर्धचालक हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है।
तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। ठीक है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है किसकी वजह से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है क्या? तो कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक होता है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। ध्वनि एवं तरंग गति। ठीक है। देखिए, श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि में श्रव्य तरंगे, इसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं श्रव्य तरंगे। ठीक है, जिनको सुना जा सकता है। 20,000 से कम तरंगे होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, ये अपश्रव्य तरंगे। क्या होती हैं? अवश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिसको मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ये श्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे यह 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, और पराश्रव्य तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, ये मनुष्य को दोनों नहीं सुनाई देती हैं। ठीक है। अब देखिए, फुसफुसाहट, जो फुसफुसाहट होती है, ध्वनि के स्रोत और तीव्रता यानी डेसिबल। फुसफुसाहट ये 15 से 20 डेसिबल तक होती है। फुसफुसाहट की जो आवाज होती है वो 15 से 20 डेसिबल तक होती है। साधारण बातचीत यह 40 से 60 डेसिबल। गुस्से में बातचीत करेंगे तो यह 60 से 70 डेसिबल तक होती है इसकी तीव्रता। लाउड स्पीकर 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल का हॉर्न जो होता है वो 80 से 90 डेसिबल तक होता है। ठीक है। प्रेस की तीव्रता 90 से 100 डेसिबल होती है। आर्केस्ट्रा 100 से 110 डेसिबल। वायुयान 30 मीटर 120 से 140 डेसिबल। रॉकेट 160 से 170 डेसिबल। मिसाइल 170 से 180 डेसिबल होती है इसकी तीव्रता। और सायरन की तीव्रता होती है 180 से 190 डेसिबल तक। ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये, इनको देख लेते हैं आप। इसकी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। गामा किरणों की खोज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। गामा किरणों की खोज पाल बिलार्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। परावैंगनिक किरणों की खोज रीटर ने की थी। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। किसने? हर्शेल ने। लघु रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। किसने? मार्कोनी ने। अब इसको देख सकते हैं आप, इसको आप देख लीजिएगा किसका, कौन सी तरंगों का कहां यूज होता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। यदि VA, VW, VS तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हो तो इनका सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, सबसे ज्यादा ध्वनि की जो ध्वनि का वेग होता है इस्पात में सबसे ज्यादा होता है, यानी ठोस में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद द्रव में होता है। उसके बाद किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस्पात में होगा, फिर उसके बाद जल में होगा, फिर उसके बाद वायु में होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो इस्पात में होता है। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर कितना प्रदर्शित करता है? तो यह 20 डेसिबल। कितना? 20 डेसिबल। यदि सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की जो सरसराहट होती है उसका डेसिबल 20 डेसिबल तक होता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो 20 डेसिबल तक होती है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। आगे चलें। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? तो दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे यह माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे हैं। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है रिमोट द्वारा।
ध्वनि जो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, 80 डेसिबल से अधिक होती है, वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, तो ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो किस में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति, तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं सोनार में। ठीक है, आगे चलें। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिना किसका उदाहरण है? तो यह डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है। ध्वनि चलती है तो अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह चलती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो एक्स किरणें। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि को कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? तो ये अनुरणन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरणन, यानी इसको क्या कहते हैं? रीवाइब्रेशन। ठीक है। वह तरंग जो किरणों को नष्ट कर सकती है, तो यह पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जो किरणों को नष्ट कर सकती है। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, तो वो पराश्रव्य तरंगे हैं। कौन सी? पराश्रव्य तरंगे, जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती हैं और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, तो वो पराश्रव्य तरंगे हैं। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं, तो क्या संचारित करती हैं लहरें? तो ऊर्जा को संचारित करती हैं। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं। किस लिए करी जाती हैं? तो ध्वनि को आवेशित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। ठीक है। ध्वनि को आवेशित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु की जाती हैं। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है चंद्रमा पर। ठीक है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, अब इसको देख लेते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार वीडियो पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। थर्मस फ्लक्स में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो यह संचालन, संवहन एवं विकिरण के द्वारा ऊष्मा की कोई प्राप्ति नहीं होती या हानि नहीं होती। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम, तो देखिए गामा सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद बीटा, फिर उसके बाद अल्फा। ठीक है, गामा, बीटा, अल्फा। ठीक है, आगे। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो 20% आर्द्रता या 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे जल्दी सूख जाएंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जल का तापमान क्या होगा? पहले घटेगा। जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है।
मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। हमारा पसीना जो है वो अधिक गति से क्या होता है? वाष्पित हो जाता है पंखे चलने से। ठीक है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है। तो अधिक गंभीर ज्वालक किसमें पैदा होती है? तो ये भाप से। किससे? भाप से। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होती है? तो आयतन में होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना, यह थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक है। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखे तो कमरे का तापमान बढ़ेगा। कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। वायु कूलर यानी शीतलक अधिक प्रभावी होता है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु कूलर अधिक प्रभावी होता है। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दूध चर्बी अलग हो जाती है। तो किसके कारण अलग हो जाती है? तो केंद्र से हट जाने वाला यानी अभिकेंद्रीय बल से। ठीक है। चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह कौन सा सिद्धांत है? तो यह गति का तीसरा नियम होता है। क्या है? चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम सिद्ध होता है। ठीक है, आगे चलें। परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर, परम शून्य किस तापक्रम को कहते हैं? जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है तो उसके संवेग के अनुपात में होती है। दो पानी की छोटी बूंदें बिंदुक एक दूसरे से संलीन होकर बड़ी बूंदें बनाती हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा विमुक्त होती है। अब लाइट से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किया जाता है। सफेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है तो वह लाल रंग होता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो सफेद वस्त्र संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो यह प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। किसके लिए? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो यह रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है? तो रेटिना के पीछे। ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं तो प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश पाते हैं। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई देता है तो ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? तो ये हरा रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर दिखाई देता है? तो ये हरा रंग दिखाई देता है। अब देखिए वैज्ञानिक किस किस सिद्धांत से संबंधित है ये देख लेते हैं। न्यूटन यह प्रकाश के कड़ी का सिद्धांत से संबंधित है। हाइगेंस प्रकाश का तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया था। ग्रेमाल्डी प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत दिया था। थॉमस यंग प्रकाश का व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। फोकाल्ट यह द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत दिया था। प्लांक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने? प्लांक ने। और मैक्सवेल ने क्या दिया था? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने। आइंस्टीन ने और इन्होंने क्या दिया था? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया था। ठीक है। आइंस्टीन ने फोटॉन सिद्धांत दिया था। कॉम्पटन ने प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव दिया था। ठीक है। अब देख लेते हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए अनंत अवतल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति देख सकते हैं आप,
इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लक्षण क्या हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लक्षण, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। दूर दृष्टि दोष, या दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसमें दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अविंदुकता, अविंदुकता, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता, इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति को न तो दूर की न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो जरा दृष्टि दोष में वृद्धावस्था के कारण वस्तुएं न तो दूर की दिखाई देती हैं और न तो पास की दिखाई देती हैं, तो इसमें द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या 7 होती हैं। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करता है। ठीक है, एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह किस पर आधारित है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो यह अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण चमकता है, जगमगाहट के साथ चमकता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये सौर सेल होते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? तो ये 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग में कौन सा दर्पण होता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे। तो कैसे प्रतिबिंब बनेंगे? ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने? अनंत। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL का पूर्ण रूप होता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो यह अवतल दर्पण है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष ठीक किससे किया जाता है? तो यह अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जा सकता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ठीक है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई होने का कारण क्या है? तो ये अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। ठीक है, जो रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, तो रेटिना पर। कहां? अक्षपट या रेटिना पर परिवर्तित होती हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 55 A।
ठीक है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। कितनी? 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजक उचित है। तो कौन सा रंग होना चाहिए धूप से बचने के लिए छाते में? धूप से बचाने वाले छाते में कौन सा रंग होना चाहिए? तो देखिए, ऊपर तो व्हाइट होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? काला होना चाहिए, धूप से बचने वाले छाते में। ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग इसके तरंग लंबाई पर निर्धारित होता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। क्या होता है? काल्पनिक और बड़ा होता है। आगे देखते हैं। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, तो खोज बत्ती में दर्पण यह परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है। तो आंख की सुग्राहकता पीला एवं हरा रंगों के बीच सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मान प्रसार होता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान। ठीक है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो इसका ताप दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो उसका ताप दर्शाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है। तो रेटिना का जलना सूर्य के किस किरण के कारण होता है? तो ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। ठीक है, आगे चलें। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। ठीक है। आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो आंख में अंध बिंदु और पीत बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दृष्टि पटल में पाए जाते हैं, यानी रेटिना पे पाए जाते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो एक न्यूनतम दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। किसमें? तो निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। क्या होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ठीक है, आगे चलें। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि में सर्वोत्तम ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। क्या है? सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस लिए? तो ये अपवर्तन के कारण। किसके लिए? अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देती है? तो ये अपवर्तन के कारण पानी में भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। किस लिए? तो ये अपवर्तन के प्रभावों के कारण। किस लिए? तो अपवर्तन के प्रभावों के कारण अंडाकार दिखाई देता है।
जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण। क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण। विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक को गर्म करने से प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? प्रतिरोध तो घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो परिवर्तित करती है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो चित्र ध्वनि के बाद आता है। क्या होता है? चित्र ध्वनि के बाद आता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है तो यह सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? तो यह सिरेमिक ऑक्साइड से होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। तो यह क्या होती है? उच्च प्रतिरोधकता शक्ति और निम्न गलनांक। ठीक है, फ्यूज में तार जो प्रयुक्त होता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, आगे चलें। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा होता है। क्या होता है? पारा। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है, तो यह मोटर है। मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम क्या है? तो ये अर्धचालक हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में? समानांतर श्रेणी या समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे समान विभव पर हों तब। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम यह ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग होता है। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वह होता है, तो वो क्या होता है? वो एलईडी होती है। क्या होती है? एलईडी। ठीक है, आगे चलें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति यह डायनेमो तथा विद्युत मोटर है। प्राकृतिक चुंबक सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड से बने होते हैं। कृत्रिम चुंबक को बनाया जाता है तो लोहा, निकल इत्यादि से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक को। अस्थायी चुंबक के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। किसका? इस्पात का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक के निर्माण में। ठीक है, चुंबक के इस भाग के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो सिरों पर। कहां? सिरों के भाग के निकट में चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है। चुंबक के इस भाग में चुंबकत्व का अभाव होता है तो मध्य भाग में चुंबकत्व का अभाव होता है और सबसे अधिक चुंबकत्व किसमें पाए जाते हैं? तो सिरों के निकट। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। जिस ताप पर ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा जिसके नीचे लौह चुंबकीय होते हैं क्या कहलाता है? तो वो क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्यूरी ताप। कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? तो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि किसी चुंबक को
यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान क्या क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन ये माइनस में इसका कूलाम होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन का इतना होता है और न्यूट्रॉन का इतना होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है। द्रव्यमान इनका इतना होता है। अब आगे देख लेते हैं, इनके आविष्कार देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की थी। किसने? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु संरचना की खोज नील बोहर व रदरफोर्ड ने की थी। गति विषयक नियम की खोज यह न्यूटन ने की थी। किसने? न्यूटन ने। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। और क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लैंक ने की थी। किसने? मैक्स प्लैंक ने। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। विद्युत आकर्षण के नियम की खोज यह कूलाम्ब ने की थी। किसने? कूलाम्ब ने। फोटोग्राफी की खोज जे निप्से ने की थी। फोटोग्राफी कागज में यह डब्ल्यू फॉक्स टालबोल्ट ने की थी। फोटोग्राफी सेलुलाइड की खोज यह जॉन कार्बट एवं जॉर्ज ईस्टमैन ने की थी। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने की थी। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज जी.एस. ओम ने की थी। तैरने यानी प्लवन के नियम की खोज यह आर्किमिडीज ने की थी। किसने? आर्किमिडीज ने। ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन की खोज एडिसन ने की थी। डायोड बल्ब की खोज सर जे फ्लेमिंग ने की थी। ट्रायोड बल्ब की खोज यह ली डे फॉरेस्ट ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। विद्युत अपघटन के नियम की खोज फैराडे ने की थी। बेतार का तार किसने बनाया था? मार्कोनी ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। ठीक है। और भी उपकरण है जिसके आविष्कार देख लेते हैं। आविष्कारक हाइग्रोमीटर की खोज एंटोनी बाउन में की थी। माइक्रोफोन बर्लाइनर ने की थी। गोबर गैस संयंत्र की खोज S.B. देसाई ने की थी। हार्ट लंग मशीन की खोज जॉन्स गिबन ने की थी। सेक्सटेंट की खोज कैंपबेल ने की थी। बुनसन बर्नर की खोज रॉबर्ट विल्हेम बुनसेन ने की थी। परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मी ने की थी। किसने? एनरिको फर्मी। सिस्मोमीटर की खोज यह जॉन मिल्ने ने की थी। किसने? जॉन मिल्ने। ठीक है। सिस्मोग्राफ लुइगी पामिएरी। टेलीप्रिंटर एमाइल बाउंडाट और सैमुअल मोर्स ने की थी। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। एयर ब्रेक की खोज जॉर्ज वेशिंगटन हाउस ने की थी। होलीग्राफी की खोज डेनिस गैबोर ने की थी। लिफ्ट की खोज एलिस ओटीसी ने की थी। टेलीविजन की खोज जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड। कैलकुलेटर की खोज बी पास्कल ने की थी। और डायलिसिस की खोज किसने की थी? तो कोल्फ ने। किसने? कोल्फ ने। आगे देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइड का। किसका? ग्रेफाइड का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह भारी पानी है, यानी D2O। कौन सा?
D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी जल है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप के घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है, क्या होता है? तो यह समृद्ध यूरेनियम होता है। क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। आगे देखें, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है जबकि परमाणु बम में नहीं होता। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है तो यह नाभिकीय विखंडन होता है। यानी नाभिकीय एटम बम किस पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत पर नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो यह गलित सोडियम। क्या प्रयोग किया जाता है? तो गलित सोडियम। भारत का परमाणु संयंत्र जो 5वीं भूकंपीय पेटी में अवस्थित है तो यह नरौरा है। चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। भारत का परमाणु संयंत्र जो चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है वो कौन सा है? तो यह नरौरा है। कौन सा? नरौरा परमाणु संयंत्र। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में 48 देश हैं। कितने हैं? 48। वे रिएक्टर जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकामेक डिजाइन होती है, वे हैं तो वे नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। ठीक है, विविध देख लेते हैं इसमें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक क्या है? तो ऑक्सीजन तथा नमी। विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया था? तो यह एक्सरे मशीन का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है तो माध्यम आवश्यक नहीं है। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? तो ईश्वरीय कण। क्या है? ईश्वरीय कण। ईश्वरीय कण का नाम हिग्स बोसान कण है। ठीक है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? तो कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगा। क्या होगा? क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। अगर वो गहरी सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो यह ऊष्मीय ऊर्जा का। किसका? ऊष्मीय ऊर्जा का सर्वाधिक अंश है। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या चुनेंगे? तो कार में रहना। क्या चुनेंगे? कार में रहना। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं क्या कहलाती हैं? तो कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के
अधः स्थल में चली जाती हैं जहां पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है। 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन एक क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है। 0 केल्विन पर तापमान कुचालक होता है, और जबकि एक ऐसे अगर देखा जाए तो यह अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक होता है, लेकिन 0 केल्विन पर यह कुचालक होता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।